नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुई समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में पलनाडु जिले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की महारैली प्राजगलम को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि चीन से मुकाबला के लिए भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की है आवश्यकता। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया। एथलीट गुरवीर सिंह ने कल कैलिफोर्निया के सैन जुआन कैपिस्टोना में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में पलनाडु जिले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की महारैली प्राजगलम को संबोधित करेंगे। वे दोपहर बाद लगभग 4:15 बजे गनवराम हवाई अड्डे पहुंचेंगे और चिला कालूरिपिट के पास बोपुडी जाएंगे। यह आंध्र प्रदेश में एनडीए की पहली चुनावी सभा होगी। राज्य में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी 13 मई को होना है। आज की रैली में एनडीए के घटक दलों तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण भी शामिल होंगे। ये 10 वर्ष के अंतराल के बाद आंध्र प्रदेश में एनडीए के घटक दलों की पहली संयुक्त जनसभा होगी। प्रधानमंत्री मोदी शाम लगभग 7 बजे गनवराम हवाई अड्डे से हैदराबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने ग्रामीण बालिकाओं को कृषि ड्रोन दिए हैं ताकि समाज की ये धारणा टूटे कि महिलाएं ट्रैक्टर भी नहीं चला सकती। कल दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,000 ड्रोन दिए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों के लिए महिलाओं का चयन खासतौर से कर रही है ताकि वे आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में शासन का एक बिल्कुल नया मॉडल विकसित किया है जिसमें सबसे वंचित लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि भले ही पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हो, लेकिन भारत तेज गति से विकास करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि पूरा देश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते देखना चाहता है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि वे खबरों में बने रहने में नहीं बल्कि काम निर्धारित समय के भीतर कर गुजरने में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या कुछ 100 ही थी, लेकिन आज ये संख्या लगभग 1.25 लाख है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि चीन से मुकाबले के लिए भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। एक मीडिया समूह के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि चीन के साथ केवल सीमा से जुड़े मुद्दे नहीं हैं, बल्कि कई आर्थिक मुद्दे भी हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सशक्त अर्थव्यवस्था के बूते ही चीन का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक से ही भारत ने अपने विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान देना शुरू किया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2020 में गलवान संघर्ष के बाद चीन के साथ संबंध अधिक बिगड़ गए थे। हालांकि तनाव काफी समय से बना हुआ था। चीन के साथ सैन्य स्तर की बातचीत के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सीमा पर गश्त से जुड़े कुछ मुद्दे अनसुलझे हैं क्योंकि दोनों देशों की सेना अग्रिम मोर्चे पर डटी हुई है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों में राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनधिकृत पोस्टर, होर्डिंग और बैनर को 48 घंटों के भीतर हटा लिया जाएगा। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को भी 72 घंटों के भीतर हटाना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल
पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्र तुरंत हटाएंगे। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसका नंबर है 1950। फिर से सुनिए 1950। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा पश्चिम से सीट से पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को उम्मीदवार बनाया है, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के कशिश कुमार से होगा। भाजपा ने त्रिपुरा पूर्व सीट से महारानी कीर्ति सिंह देबबर्मा को उम्मीदवार बनाया है। राज्य में 19 अप्रैल को रामगढ़ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरजीत दत्ता के निधन से खाली हुई है। त्रिपुरा के मुख्य चुनाव अधिकारी पुनीत अग्रवाल ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर से मतदान की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जिनका पूरा प्रबंधन महिलाएं करेंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार मीना ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को आज दोपहर 3 बजे तक सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक घोषणाओं वाले होर्डिंग पोस्टर तथा कटआउट हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने राज्य में आदर्श आचार संहिता पर सख्ती को पालन करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कल पूछताछ के लिए बुलाया है। श्री केजरीवाल को धनशोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत बयान दर्ज कराने को भी कहा गया है। ये दूसरा मौका है जब श्री केजरीवाल को PMLA के तहत समन जारी किया गया है। निदेशालय दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए उन्हें पहले ही कई समन भेज चुकी है। श्री केजरीवाल निदेशालय के 8 समन को गैर कानूनी कहकर टाल चुके हैं। निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में नवी बार समन जारी कर उन्हें 21 मार्च को पेश होने को कहा है। दिल्ली जल बोर्ड मामले में निदेशालय का आरोप है कि इस विभाग के एक अनुबंध में भ्रष्टाचार से मिले रिश्वत की राशि आम आदमी पार्टी के चुनाव कोष में डाल दी गई थी। पिछले महीने निदेशालय ने श्री केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार, राज्यसभा के सांसद ND गुप्ता, बोर्ड के पूर्व सदस्य सलभ कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंगल और कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की प्राथमिकी में आरोप है कि बोर्ड के पूर्व मुख्य इंजीनियर जगदीश कुमार अरोरा ने 38 करोड़ रुपए का एक अनुबंध NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को दिया, जो तकनीकी रूप से पात्र नहीं थी। निदेशालय ने इस वर्ष जनवरी में इस मामले में मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोरा और एक ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। दत्तात्रेय होसाबले एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्य चुन लिए गए हैं। उनका चयन संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने किया। श्री होसाबले का कार्यकाल वर्ष 2027 तक होगा। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का 3 दिन का यह वार्षिक आयोजन नागपुर के रेशमबाग इलाके में स्मृति भवन परिसर में शुक्रवार में शुरू हुआ था। एथलीट गुरवीर सिंह ने कल कैलिफोर्निया के सैन जुआन कैपिस्टोना में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने ये दौड़ 27 मिनट और 41.81 सेकंड में पूरी की। गुलवीर ने 20 सेकंड कम लेते हुए 16 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि 41 सेकंड अधिक लेने के कारण वे पेरिस ओलंपिक में जगह बनाने में चूक गए। पेरिस ओलंपिक में प्रवेश के लिए ये दौड़ 27 मिनट में पूरी की जानी थी। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। इससे पहले कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने एक रोमांचक एलिमिनेटर मुकाबले में पूर्व विजेता मुंबई इंडियंस को 5 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 135 रन बनाए, जिसके बाद जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 6 विकेट पर 130 रन ही बना पाई। आइसलैंड के रेजेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दक्षिणी आइसलैंड में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है। पिछले दिसंबर में ये चौथा मौका है जब इस प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। विस्फोट में भारी मात्रा में धुआं और लावा फैल गया।
इसे देखते हुए यहां के लोकप्रिय पर्यटन स्थल ब्लू लगून सहित आसपास के क्षेत्रों को खाली करा गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।